गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि आपको मिलेगा पोएट्री सेक्शन में। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियात्मा मैं नहीं जाता। ठीक है ना। चैप्टर है आपका पहला और उसके राइटर है जॉन डन। कौन है? जॉन डन। अगला आगे चलते हैं। तो जो ये राइटर है इनका जन्म हुआ है 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1631 में। और ये है हमारे प्रिय जॉन डन। ठीक है। जो हम लोग को आज पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पोएट है उनके बारे में। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सीधे पोयम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग पोएट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन आपको अबाउट द पोएट आएगा, यानी कवि के बारे में पूछेगा ज्यादातर क्वेश्चन, कविता से थोड़ा कम पूछेगा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of leaders at a time when England was staunchly anti-Catholic। ठीक है, समझते हैं। तो जो थे जॉन डन, वो प्रणेता थे। क्या थे? प्रणेता। क्या चीज के थे? तब प्रणेता थे ऑफ अ न्यू काइंड, यानी नए तरीके के, है ना, नए प्रकार के। लिरिकल यानी कि गीत, गीत के। तो गीत कैसा था? सटारिकल था। सटारिकल यानी व्यंग्यात्मक। कैसा था? व्यंग, व्यंग। ठीक है ना, व्यंग वाला था। और वर्स माने होता है आपका पोयम। ठीक है ना। तो उस पोयम को, जिसको कहा जाता था मीटाफिजिकल, यानी जॉन डन जो था नए तरीके के व्यंग लिखने वाले कवि थे, जिस कविता को कहा जाता था मेटाफिजिकल। अच्छा, वैसे आध्यात्मिक जो कविता होता है उसको मेटाफिजिकल पोयम कहा जाता है, और उस तरह के जो कविता लिखते हैं उनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। Born in लंदन, जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। इनटू अ प्रोस्पिरियस, प्रोस्पिरियस का मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली हुआ था। जो कहाँ से बिलोंग कर, किस तरह से बिलोंग करते थे? तो ट्रेडर्स थे, यानी कि व्यापारी थे। एट अ टाइम, उस समय, वेन, जब, इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली माने होता है कट्टर, है ना, एंटी कैथोलिक, यानी कट्टर एंटी कैथोलिक से बोन अंग्रेज लोग, उस समय उनका जन्म होता है। आगे देखते हैं। डन बाज को, जन डन को जबरदस्ती किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय था उसको, विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनको बिना डिग्री के छोड़ने के लिए कहा गया कॉलेज। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के कारण। आगे चलते हैं। ही स्टडी, उन्होंने पढ़ाई किया, लॉ एंड रीड थियोलॉजी। और समझिए यहाँ पे ही रिलेटेड टू गॉड। ठीक है ना, रिलेटेड टू गॉड। और यहाँ जो लॉजी है, ओ लॉजी, ये इसका मतलब होता है स्टडी। स्टडी का आप लोग जानते हैं अध्ययन, यानी कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उन्होंने भगवान से संबंधित पढ़ाई की। ही एल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया था इन टू नेवल एक्सपेंडेशन। नेवल माने होता है नौसैनिक। ठीक है ना, नौसैनिक। और ये जो है आपका एक्सपेंडेशन, इसका मतलब होता है जल यात्रा, यानी 2 जल यात्रा पे भी उन्होंने भाग लिया था। एंड विक्रम, और फिर वे बने थे सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का सेक्रेटरी। और जॉब ही लॉस, लास्ट में लॉस, लेकिन वो भी नौकरी उनसे खो गया था, छीन लिया गया था। वेन, जब, ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उन्हें संक्षिप्त में, ब्रीफली माने होता है संक्षिप्त, कम समय के लिए। ठीक है ना। तो उन्हें कम समय के लिए जेल भेज दिया गया था फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स टिमीज, जब उन्होंने चुपके से, है ना, सेक्रेटली यानी कि चुपके से अपने पेट्रॉन्स, पेट्रॉन्स यानी होता है मकान मालिक, ठीक है ना, यानी ऑनर, ऑनर के भतीजी से शादी कर लिए थे, तो इसलिए उनको जेल भेज दिया गया था। आगे चलते हैं। इन 1615 1615 में
एट द एज ऑफ 42, जब वे 42 साल के थे, टर्न एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ऑर्डिनेशन मतलब होता है दीक्षा, ठीक है ना, उन्होंने दीक्षा स्वीकार किया कर लिया था, किस चीज में, तो इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च की दीक्षा स्वीकार कर लिए थे, एंड सून बिकम, और जल्दी ही बन गए थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के महत्वपूर्ण या कहिए कि महान, है ना, महान क्या बन गए थे, तो संत बन गए थे। नीचे मन होता है उद्देश्य। आगे है इन लव लिरिक्स, यानी कि गीत, प्रेम के गीत लिखने में, डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैटार्कन ट्रेडिशन। पैटार्कन एक कवि होते थे उस समय, जिनका बहुत प्यार वाला कविता वो बहुत लिखते थे, तो उनकी रिकॉर्डों को कौन सुन रही है, जॉन डन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलेक्टिकल टोन, यानी कि बौद्धिकता से भरा हुआ और एकदम देहाती भाषा में, एकदम मतलब जो सामान्य लोग समझ सके उस भाषा में कविता लेकर पिटारकन के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे तोड़ दिए। आगे चलते हैं। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, यानी वो अपने जो पोएम था उसमें प्रयोग करते थे लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, यानी साइंस में जो नया नया खोज हुआ है उसको रखते थे पोएम में, एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट, ज्योग्राफी को रखते थे किसी भी पॉइंट को बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाने के लिए, एंड कंबाइन फैशन, फैशन का मतलब होता है जुनून, उनके कविता में क्या देखने को मिलता था, जुनून, विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, टीजिंग माने होता है किसी को छेड़छाड़ करना, कितना छेड़छाड़ करना, तो किसी को छेड़ने के लिए अपने कविता में मौखिक रूप से गजब का प्रयोग करते थे। आगे है डन इज वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है फेमस, ओके, डन इज वेल नोन, वेल नोन यानी फेमस, डन जो है सो फेमस हो गए थे किस लिए, तो फॉर हिज सॉन्ग, गाना के लिए, एंड सोनेस, सोनेस क्या है, तो एक प्रकार का पोयम है ना, एक काइंड ऑफ पोयम्स जो 14 लाइन का होता है, याद रखिएगा। सटायर्स यानी व्यंग, किस लिए, व्यंग, एंड द इलेजिस, इलेजिस माने होता है शोक गीत, किसके लिए प्रसारित हो गए थे, तो सबसे पहले गाना के लिए, फिर सोनेस यानी 14 लाइन का जो कविता होता है उसके लिए, सटायर्स यानी व्यंग के लिए, और फिर किसके लिए, इलेजिस यानी शोक गीत के लिए, एंड सरमन, सरमस माने होता है उपदेश, उपदेश देने के लिए ये बहुत ही फेमस हो गए थे, कौन, जॉन डन। आगे चलते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, यानी उनके कविता में एकदम रियल वाला फीलिंग आता था कविता पढ़ के, हार्ट मेटर्स, कठोर छंद, स्ट्रेंड, स्ट्रेंड यानी कि उदासी आ जाता था उनके कविता में, एंड विस्मिकल इमेजेस, विस्मिकल इमेजेस मतलब होता है अपने मन में किसी अजीब टाइप के यानी सन की टाइप के कोई पिक्चर बना लेना, कैरेक्टर्स और हिज पोएटिक क्रिएशंस, यानी ये सारा कैरेक्टर जो था उनके कविताओं में मिलता था, इनके, जॉन डन के। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाता है स्टार्ट पोयम। वो एक विदेश टूर, जर्मनी जाने वाले रहते हैं, है ना, यात्रा करने वाले रहते हैं, और जब जाने वाले रहते हैं तो उनकी पत्नी ये जानकर कि हमें अपने पति से बिछड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो बहुत ही नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो जॉन डन उनको मनाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से मनाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर बियरनेस ऑफ दी, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो दी है ना ये कोल्ड है, कोल्ड वर्जन है, पहले इंग्लिश में यू के जगह ना दी का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, वियरनेस माने होता है उबना, क्या होता है, उबना, उबना यानी कि किसी से बोर हो जाना। Nor in the hope the world can show a fitter love for me, fitter love का मतलब होता है सच्चा प्रेम, क्या होता है, सच्चा प्रेम या सच्चा प्यार। मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे दूर गया, मैं उब गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में तुमसे दूर जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार मुझे देगी, सच्चा प्यार देगी, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। But since that I must die at last, but परंतु, किंतु, चूंकि मुझे तो मरना ही है, at last मुझे अंत में मरना ही तो है, टीच बेस,
टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं खुद को, सेल्फ यानी इसको सेफ है, ठीक है ना, इस तरह से वो लिखते थे सेल्फ को। वो जेस्ट यानी कि इंजॉय, वो खुद को इंजॉय करना चाहते थे, खुद को महसूस करना चाहते थे किस चीज में, थॉस माई फ्रेंड डेथ टू डाई, फ्रेंड यानी कि नाटक, ठीक है ना, क्यों महसूस करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि वे झूठ मूठ का मरने का नाटक करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि मतलब जब मैं मर जाऊंगा, जैसे वो सोचते थे कभी ना कभी तो हम लोगों को मरना ही है, या तो तुम पहले मर जाओगी या फिर मैं, तो अगर मैं पहले मर जाता हूँ तो तुमको कैसा लगेगा ये तुम महसूस करो, या जब तुम मर जाओगी तो मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, किस तरह से मुझ पे बीतेगी, ये मैं महसूस करूंगा, तो ये मैं महसूस करना चाहता हूँ झूठ मूठ का। आगे चलते हैं। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब कल। द सन, सन यानी कि ये सन सूरज। यस्टर नाइट द सन वेंट हिज, कल सूरज चला गया था। एंड इट इज हियर टुडे, परंतु आज देखो यही है। हमको लगता है कि हमारे जो टाइपराइटर है वो गुस्सा उस्सा वाला मूड में रहे होंगे। यहाँ पे सूरज का फोटो लगाना चाहिए था, सन का जो डूब रहा था, और यहाँ पे उगते हुए सूरज का फोटो लगाना चाहिए था, लेकिन वो कबीर जी को उठा के ले आया, पता नहीं कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको इतने बातें समझ में आ रही होगी। यस्टर नाइट द सन वेंट हिज, देखो कल सूरज चला गया था। एंड गेट इज हियर टुडे, और अभी देखो फिर से वापस वो आ गया है। ही हैड नो डिजायर नोर सेंस, अब देखिए डिजायर माने होता है इच्छा, सेंस माने होता है मतलब। कह रहे हैं कि देखो सूरज के पास तो ना कोई इच्छा है और ना कोई मतलब है। नोर हैव सो शॉर्ट अवे, और ना उसके पास कोई शॉर्टकट है, ना कोई रीजन है। लेकिन मेरी प्रियात्मा, मेरे पास रीजन है, मेरे पास तुम हो। मैं लौट के आऊंगा, किसके लिए, तुम्हारे लिए। सूरज के पास तो कोई नहीं है, फिर भी वो आता है, रोज आता है, मेरे पास तो तुम हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर आदमी है घर में, वो बाहर चला जाता है कमाने, विदेश चला जाता है, घर में फैमिली रह जाती है, तो जब वो होली त्योहार ईद वगैरह के टाइम में जब वापस आना चाहता है, तो उस समय गाड़ी में एकदम रेल का पूरा टिकट फुल रहता है, एक भी टिकट नहीं मिलता है। तो वो घर भले ही एरोप्लेन से आए लेकिन आता जरूर है, ज्यादा पैसा लगा के आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा इंतजार कर रहा होगा घर पे मेरा परिवार, तो वो अपने परिवार के लिए आता है। तो ये जॉन डन अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी को समझाते हैं कि तुम ऐसे मत करो, मुझे जाने दो, मैं लौट कर आऊंगा। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। देन फियर नोट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर, तुम मत डरो, ठीक है ना, बट बिलीव दैट, लेकिन मुझे विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडियर, मैं बहुत तेज गति से यात्रा करूंगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर थिंग्स एंड स्कोर देन ही, कहते हैं कि मैं सूरज से भी तेज यात्रा करूंगा, सूरज से भी तेज। क्यों, क्योंकि क्योंकि मेरे पास और ज्यादा क्या है, पंख। यहाँ पे पंख नहीं आया है, विंग्स का जुनून के तौर पे लिए हैं, ठीक है ना, जोश, जोश, सॉरी जुनून नहीं, जोश, ठीक है ना। हाँ, मेरे पास, अच्छा ये सही था, ये जुनून ही होगा, है ना, यहाँ पे जुनून। एंड स्पर्ट देन ही, जो यहाँ पे हो जाएगा जोश, यानी कि मेरे पास सूरज से भी ज्यादा जोश है, जुनून है। सूरज के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आता है। आगे है, ओ अच्छा देखिए ये वाला जो है ना लाइन, बहुत बहुत मतलब कि बेहतरीन लाइन है। इसमें इतना बेहतरीन अंदाज, इस लाइन को समझिए। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल माने होता है वीक, कमजोर, ठीक है ना। मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा अच्छा किस्मत आता है, ठीक है ना, फॉर्चून माने बार। हमारे फिर से जो ट्रैक रैकर साथ थे को गुस्सा आ गए थे, पता नहीं दिमाग में क्या लाइन है। यहाँ पे पैसा वाला लाना चाहिए ना, कम से यही रहता है, पैसा वैसा बरसते रहता तो मजा आ जाता है कि नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको लॉटरी लग जाता है 25-30 करोड़ के, है ना, फिर भी वो चाहे तो अपने समय में ना 1 मिनट भी नहीं जोड़ सकता है और ना ही 1 मिनट घटा सकता है। मतलब हम अपने पैसे से, शक्ति से अपना कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। तो वही खाते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इट गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा समय आता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नॉर माने ना ही, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ना जोड़ सकता है, तक ना एक भी घंटा,
और ना ही एक भी घंटा उसमें से हटा सकता है। मतलब कि अगर हम कहेंगे किसी को चलो तुमको 10 करोड़ रुपया देते हैं, तुम्हारा जो बीत गया है उसमें से ई वाला सीन जो है 5 मिनट का हटा दो, क्या वो हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। नेवर, कभी नहीं हटा सकता है। आगे चलते हैं। बट कम बाय चांस, लेकिन जब दुर्भाग्य आता है, एंड वी ज्वाइन टू ईच आवर स्ट्रेंथ। अच्छा ये ज्वाइन है, ठीक है ना, जोड़ते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती। तो जब बुरा समय आता है ना, तो वो हमें जोड़ने आता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ भरने आता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेथ, और हम उससे लड़ने का सीखते हैं। इट्स सेल फॉर अस टू एडवांस, और जो बुरा वक्त आता है ना, वो हमें एडवांस बनाने आता है, हमको और शक्तिशाली बनाने आता है। नहीं कहते हैं कि कोई टूट कर बिखर जाता है और कोई उठ कर निखर जाता है। तो एक ही परिस्थिति आती है, उसमें कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। वही बात कर रहे हैं कौन? जॉन डन। कौन कह रहे हैं? जॉन डन। When thou sighs not mine, but sighs my soul away। फिर कहते हैं कि मेरी प्रिय आत्मा, जब तुम आहेर भरती हो, क्या भरती हो? रोती हो, सिसकती हो, जब आहें भरती हो, तो हमारी आत्मा को हमसे दूर ले जा रही हो, ऐसा लग रहा है कि हमारा प्राण निकल रहा है। When thou weeps unkindly kind, और जब तुम बेपरवाह तरीके से रोती हो, my life's blood drops decay, मेरे खून का कतरा कतरा जलता है। बाबू साहब, ये लिखो फेंको वाला प्यार नहीं था इनका, ठीक है ना, ये सच्चा प्यार था। तो कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो मेरी आत्मा मुझसे निकल के दूर जा रही है, जब तुम रोती हो तो मेरे खून का कतरा कतरा जलने लगता है। मेरी प्रिय आत्मा, तुम ऐसा मत करो, इट कैन नॉट बी, तुम ऐसा मत करो, दैट थो लवर्स मी एज थो सेस, मतलब जो मुझसे इतना प्यार करेगी वो मेरे बारे में ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे इतना कैसे सता सकती है। इफ इन थिंग माई लाइफ दो वेस्ट, कैसे वो मेरा समय पर बर्बाद करेगी, जो मुझसे इतना प्यार करेगी वो मेरा समय कैसे बर्बाद कर सकती है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही बताए थे कि ये जर्मनी जाना चाह रहे थे, है ना, इनको कुछ काम था, वहां जा रहे थे। तो वही बोलते हैं कि तुम रो दो के मेरा समय बर्बाद कर रही हो, मुझे देर हो जाएगा जाने में। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, जो मेरे लिए सबसे बेहतर है, वो कैसे मेरा समय बर्बाद कर सकती है। आगे कहते हैं, लेट नोट दे डिवाइडिंग हार्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दे आया है, ठीक है ना, ये जो आपका दे आया है, ये आया है आपको किस चीज के लिए? ये आया है आपको किस चीज के लिए आया है, जल्दी से बता दीजिए। ये आपका आ गया है मी। ये जो है ना ओल्ड वर्जन है, ये डी का मतलब होगा आपका योड। याद कीजिए, थी का मतलब क्या हो जाता है? यू, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर टी एच वाई आ जाए तो आपका होगा आर, यानी योड। लिफ्ट नोट योर डाइविंग हार्ट, डिवाइडिंग माने होता है पवित्र, ठीक है ना। फोर थिंक मी एने इल, फोर थिंक माने होता है भविष्य का सोचना। तो तुम अपने पवित्र आत्मा से मेरे बारे में बुरा मत सोचो। डेस्टिनी may take the part, destiny यानी कि भाग, destiny may take the part and may they fears fulfill, यानी अगर तुम पवित्र आत्मा से कुछ भी मेरे बारे में बुरा सोचोगी तो वह कभी भी हो जाएगा। यानी कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा सोचिएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बुरा सोचिएगा तो वो हो जाता है। तो वही कभी अपने प्रेमिका को मना करते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, तुम बस ऐसा सोचो ना, तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, बस तुम ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही बेड पर सोए हुए हैं, लेकिन अलग अलग चीजा, हम इधर मुंह कर लेते हैं और तुम इधर, बस लगेगा कि हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। अब देखिए लास्ट लाइन है, इतना बेहतरीन लाइन है ना, इतना बेहतरीन, आप इसको समझिएगा फिर कीजिएगा। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी, जो एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं उन्हें कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है। यानी जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं और ना ही उनको जुदा किया जा सकता है। तो ये था आपका पोयम, है ना, ये था आपका पोयम जो कि खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे समरी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग ये हमें बताइए, आप लोगों को कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, बस जज कर सकें।
चलिए हम बोल देते हैं आदित्य। चल भाई, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वे, ठीक है ना, वे ऑर्डिनेशन यानी दीक्षा कब प्राप्त किए थे? ठीक है, वे ऑर्डिनेशन कब लिए थे? तो आपको बस यह क्या करना है, कमेंट करना है कौन सही ईयर में। ऑप्शन दे देते हैं, ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1941। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।